भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले की बात है। 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से काफ़ी आगे निकल चुका था और देश उससे काफ़ी पीछे थे। क्यों? क्योंकि उनके बाज़ारों में भारतीय कपड़ा देखने को नहीं मिलता था। भारतीय कपड़ा जैसा बनता है वैसे उसके कारीगर नहीं बना पाते थे। भारतीय कपड़े को सिर्फ भारतीय कारीगर ही बना सकते थे। दुनिया भर में जब ये मशहूर हो रहा था तो उसमें दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें जावा, सुमात्रा, पेनांग तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी व्यापार होता था। इसका साफ साफ कारण था कि भारतीय कपड़े में जो गुणवत्ता थी वो किसी और कपड़े में गुणवत्ता नहीं थी। बाजार डिमांड उन चीज़ों की करता है जिन चीज़ों की डिमांड होती है। लोग उन चीज़ों को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं जो गुणवत्ता से भरे हुए होते हैं, क्योंकि भारतीय कपड़ा गुणवत्ता में श्रेष्ठ था, बारीकी में श्रेष्ठ था, हर चीज़ में वो श्रेष्ठ था। तो उसने यूरोप के बाज़ारों में अपनी पकड़ बना ली थी। भारत के कपड़े को लोग खरीदना चाहते थे। यूरोप के जो व्यापारी थे वो भारत आते और भारतीयों से कपड़ा खरीदते, सस्ते दामों में कपड़ा खरीदते और उसको यूरोप के बाज़ारों में बेचा करते थे, दुगने तिगने रेटों में बेचा करते थे। वो लगातार संपन्न होते चले गए, लगातार उनका व्यापार फलता फूलता चला गया। भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे ही शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ को जानना बड़ा ही मज़ेदार है। शब्दों में इतिहास छिपा है, सब लोग जानते होंगे। अगर हमें किसी के बारे में जानना है, अगर किसी की संस्कृति के बारे में हमें जानना है, अगर हमें किसी इतिहासकार के बारे में जानना है, हमें किसी क्या कहते हैं, किसी महापुरुष के बारे में जानना है, तो हमें उसके रिलेटेड किताबों को पढ़ना पड़ेगा, उसके इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास के पन्नों को जब हम पलटेंगे तो उसमें शब्द मिलेंगे हमें। वो शब्द ही बताएंगे कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या किया, उस समय की संस्कृति में क्या हुआ, उस समय के लोग कैसे रहा करते थे। यूरोप के जो व्यापारी ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक, जो आज का इराक है, सब लोग अच्छी तरह जानते हैं इराक के मौसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन, मलमल कहने लगे। मलमल काफ़ी सॉफ्ट रहता है। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। जब पहले मसालों की खोज करते करते पुर्तगाली भारत में जब आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है, भारत का जो केरल का तट है, उसमें कालीकट नाम का जो तट है उस पर उन्होंने डेरा डाला। आए थे वो मसालों का व्यापार करने, लेकिन साथ में क्या करने लग गए, सूती कपड़ा भी वो लेने लग गए। उन्होंने सोचा जब मसालों की डिमांड बाजारों में है, दुनिया में है, तो मसाले तो हम ले ही जा रहे हैं, लेकिन साथ में सूती कपड़ा भी ले जाएं, क्योंकि सूती कपड़े की डिमांड भी बाज़ारों में उपलब्ध है। लोग भारतीय सूती कपड़े को खरीदना चाहते हैं।
तो वो मसालों के साथ में सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट, जिस तट के बारे में मैं बात कर रहा था, काली तट से निकले शब्द को कैलको कहने लग गए। जो तट मसालों और सूती कपड़ों के लिए यूज हो रहा है, उसी तट के नाम से कैलको शब्द निकला। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिम के बाजारों में भारतीय कपड़ों की जो लोकप्रियता है उसकी कहानी कहते हैं। उस समय की जो ऑर्डर बुक हुआ करती थी, उन ऑर्डर बुकों में इन कपड़ों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इन कपड़ों के जो ऑर्डर थे वो लाखों में उनका ऑर्डर मिला करता था। सूती रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र हमें मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय कपड़े की डिमांड इतनी थी, इतने लोकप्रिय थे कि भारतीय कपड़ों के नाम से ही शब्द बनने लग गए, भारतीय तटों के नाम से ही शब्द बनने लग गए। तो आप लोग भारतीय कपड़े की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं।